नमस्कार छात्रों, जीके आर्ट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने सेल चैप्टर को स्टार्ट किया था और सेल चैप्टर के मैंने पहले वाली वीडियो में सेल के बारे में मैंने बेसिक नॉलेज की जानकारी आपको दी। इस बेसिक नॉलेज से आज हम आगे की पढ़ाई करेंगे और आज हम सेल के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी कोशिकीय अंग होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जो भी छात्र आज मेरे YouTube चैनल से पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे या इस चैप्टर को पहली बार देख रहे होंगे, उन छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे सेल के पहले वाले पार्ट को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इस सेल के पहले वाले पार्ट में मैंने जो भी बेसिक नॉलेज आपको दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उसी से संबंधित कई प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस सेल चैप्टर में आपका पूरा डाउट खत्म हो सके, आप शुरू से लेकर अंत तक हर स्टेप को समझ सके, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले वाली वीडियो को भी जरूर देख लें और आज की वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा ये कि आपको कुछ इस ढंग से पढ़ाया जाए ताकि आपको आने वाली एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको वहां पे कोई परेशानी ना हो, आपको गर्व हो कि मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है वो कंप्लीट पढ़ाई मैंने पढ़ी और सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं जहां से मैंने पढ़ाई की है। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि भले ही छोटे छोटे पार्ट में मैं इस चैप्टर को लेकर आपके सामने आऊं, लेकिन जब एक बार आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें तो फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए बिना किसी देरी किए आज हम पढ़ते हैं सेल के पार्ट को, यानी पार्ट ऑफ सेल। और पार्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं और ये सेल वॉल याद रखेंगे, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका के अंदर पाया जाता है, अर्थात यह जंतु को कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। और यही क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में पूछा गया था कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है, तो यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। अब ये सेल वॉल किससे बना होता है, तो ये सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज किससे बना होता है, तो यह बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से बना होता है सेलुलोज। पौधे की कोशिका का एक ऐसा पार्ट हो गया जिसको हम डेड पार्ट कहते हैं, मृत पार्ट कहते हैं, और यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। यानी पौधों की कोशिका का सबसे कठोर भाग अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पौधों में सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो आपकी जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा, सेलुलोज। सेलुलोज पौधे की कोशिका का सबसे कठोर भाग है, हार्डेस्ट पार्ट। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि हार्डेस्ट पार्ट क्यों है, यह हार्डेस्ट होता क्यों है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है। अगर उसके अंदर वाटर है तो वो सॉफ्ट होगा, अगर वाटर नहीं है तो वो हार्ड होगा। तो यहां पर सेलुलोज हार्डेस्ट पार्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि सेलुलोज के अंदर वाटर नहीं होता है, इसमें वाटर 0% होता है। और वाटर 0% होने के चलते ही यह कोशिका का, पौधों की कोशिका का सबसे कठोर भाग है। अब ये सबसे कठोर भाग है, यानी पौधों का सबसे कठोर भाग
सेलुलोज ही है, तो इसका कार्य क्या होगा? यानी अगर पूछा जाए कि सेल वॉल का वर्क बताइए कि यह कार्य क्या करता है, तो याद रखेंगे चूंकि इसके अंदर सेलुलोज है और यह कठोर होता है, इसलिए यह पौधों की कोशिका को, चूंकि पौधों की कोशिका में ही पाया जाता है, पौधों की कोशिका को बाह्य चोटों से बचाता है। बाह्य चोटों से बचाता है। यह सेल वॉल उस पौधे के लिए एक दीवार खड़ा करता है। इसको पौधों का दीवार कहा जाता है। यह दीवार की भांति कार्य करता है, अर्थात यह बाह्य आघातों से सेल की रक्षा करता है। सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं वह इसी के चलते सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि ये हो गया सेल, और इस सेल का जो ये सबसे बाहर वाला भाग है, इसी बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। इस सारे कंपोनेंट को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य यहां पर कर रहा है कौन? सेल वॉल। यह एक दीवार की भांति कार्य कर रहा है, लेकिन यह केवल पौधों की कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तो याद रखेंगे यहां पर दूसरा आपको याद करना है सेल के पार्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये सेल मेम्ब्रेन पौधों की कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अर्थात इट इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और प्लांट कोशिका में भी पाया जाता है। इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बोथ का ऑप्शन, यानी यह दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और प्लांट कोशिका में भी। अब यहां पर देखें, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो अब दोनों में देखिए यहां पर डिफरेंस क्या होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉमन सेल की मैं बात करूं, कॉमन सेल का मतलब हो गया कि ना उसको हम प्लांट सेल में मान के चलेंगे और ना ही उसको एनिमल सेल में मान के चलेंगे, बल्कि दोनों की जो स्थितियां होगी वो दोनों को मैं इसमें बता रहा हूं। यानी इसमें मैं प्लांट सेल को भी दिखा रहा हूं और इसमें एनिमल सेल को भी दिखा रहा हूं। एक कॉमन सेल की बात करने का मतलब है कि उसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट पाए जाएंगे। जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो भी पाए जाएंगे, जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो भी इसमें पाए जाएंगे। तो मैं एक कॉमन सेल की बात किया और कॉमन सेल में मैंने क्या बताया कि कॉमन सेल को जब भी मैं लेता हूं तो इसके आउटर पार्ट को मैंने क्या नाम दिया था? सेल वॉल। इसके आउटर पार्ट को मैंने क्या नाम दिया था? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? पौधे की कोशिका का आउटर पार्ट होता है, अर्थात बाह्य भाग होता है। तो अब देखिए यहां पर एनिमल सेल, एनिमल अगर मैं सेल की बात करूं तो जैसे ये एक कॉमन सेल हो गया। इस कॉमन सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। चूंकि मैंने बात किया प्लांट सेल की इसके पहले कि प्लांट सेल का आउटर पार्ट कौन होता है? सेल वॉल होता है। इसीलिए स्पष्ट है कि इसका इनर जो पार्ट होगा, अंदर वाला जो पार्ट होगा, अंदर का जो लेयर होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी प्लांट सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन हो जाता है इनर पार्ट। ये हो गया इनर पार्ट, ठीक है ना। ये आपका सेल हो गया, एक कॉमन सेल हो गया। इस कॉमन सेल के बाह्य वाले भाग को हमने क्या नाम दिया? सेल वॉल। और इसके इंटरनल जो लेयर है इसका मैंने क्या नाम दे दिया? तो सेल मेम्ब्रेन। इसका मैंने नाम रख दिया सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखेंगे प्लांट सेल में चूंकि बाह्य भाग कौन होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में बाह्य भाग सेल वॉल होता है, तो ये इसका आउटर पार्ट है। लेकिन जब इसके हम सेकंड लेयर की बात करेंगे तो सेकंड लेयर में ये प्लांट सेल का कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये सेल मेम्ब्रेन इनर पार्ट हो जाएगा। ये इनर पार्ट है।
लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में चूंकि ये सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल होता ही नहीं है, इस स्थिति में ये एनिमल सेल के लिए कौन सा पार्ट बनेगा सेल मेम्ब्रेन? तो ये बनेगा आउटर पार्ट, ये है आउटर पार्ट। तो एनिमल सेल के लिए आउटर पार्ट और प्लांट सेल के लिए क्या हो गया? इनर पार्ट हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो यह बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड्स, यह बना होता है फॉस्फोलिपिड से। अब इस सेल मेम्ब्रेन का देखिए कार्य क्या है। ये सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है उसको समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन वर्क, तो याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन एनिमल की कोशिका या प्लांट सेल का एक ऐसा पार्ट हो गया जो कुछ प्रकार की वस्तुओं को अंदर आने देता है और कुछ ही प्रकार की वस्तुओं को सेल से बाहर जाने देता है। यानी सेल के अंदर कोई अच्छी चीज है तो इसको यह बाहर जाने से रोक देगा, और यदि सेल के अंदर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट आना चाहता है, वैसा प्रोडक्ट जो सेल को हानि पहुंचा सकता है, सेल के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट को अंदर आने से रोक देता है। तो कुछ ही प्रकार की चीजों को यह अंदर बाहर आने जाने देता है, इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का यहां पर मतलब यह हो गया कि यह एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक ऐसा कंपोनेंट हो गया सेल के अंदर जो कंपोनेंट कुछ खास प्रकार के वस्तुओं को, कुछ खास प्रकार के रसायनों को सेल के अंदर आने देता है, कुछ खासी प्रकार के रसायनों को सेल से बाहर जाने देता है। और किस टाइप के? तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट होगा जो सेल के अंदर आकर सेल के कंपोनेंट को नष्ट कर सकता है, सेल के पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वैसे पार्ट को यह अंदर आने ही नहीं देगा। कि आवागमन को यह देखने का काम कर रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे दिए? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी चयन करके यह कुछ चीजों को अंदर आने देता है और चयन करके ही कुछ वस्तुओं को यह बाहर जाने देगा। अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट होगा तो उसको बाहर निकाल देगा, अच्छा कोई पार्ट होगा तो उसको बाहर निकलने देगा, कोई बाहर से अंदर अच्छा चीज आ रहा होगा तो उसको आने देगा, लेकिन बाहर से कोई खराब चीज आ रहा होगा तो उसको रोक देगा। चलिए अब आइए इस सेल के अगले कंपोनेंट को यहां पर जाने। सेल का जो अगला कंपोनेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है, और इसको हम बारीकी से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि वो कंपोनेंट कौन सा है। तो सेल के तीसरे कंपोनेंट को आइए जानते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं केंद्रक। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। जैसे देखिए एक सेल हो गया, इस सेल के सेंटर में एक कंपोनेंट होता है, सेल का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। चूंकि यह केंद्र में होता है इसीलिए इसका नाम रखा गया केंद्रक। अब इस न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? तो पहली बात याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, याद रखेंगे कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? केंद्रक होता है। सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। कोशिका के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम्स हो, न्यूक्लियस हो, उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोशिका के सबसे बड़े अंग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस दो नामों से और भी प्रसिद्ध है। इसका दो नाम और कौन कौन सा है? तो इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का दिमाग। तो याद रखेंगे जब भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए
कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जैसे हम लोगों के शरीर में दिमाग का कार्य क्या है? हमारे शरीर में दिमाग का कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों के कार्यों को रेगुलेट करना। किस अंग का कौन सा काम है, कौन सा अंग कौन सा काम करेगा, इसको रेगुलेट करने का काम, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये आपका ब्रेन करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उन सारे अंगों को कंट्रोल करने का काम, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब आप बताइए, यदि आप किसी कंपनी में देखे होंगे तो कंपनी में एक मैनेजर होता है और वो मैनेजर कंपनी में तमाम प्रकार के कार्यों को करवाता है। तो चूंकि यहाँ सेल के अंदर भी न्यूक्लियस सभी प्रकार के कार्यों को कराता है, इसीलिए इसको हम मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल, इसको हम मैनेजर ऑफ सेल भी कह सकते हैं और इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम किसका हो गया? न्यूक्लियस का। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी बताया कि सेल के अंदर एक बड़ा सा कंपोनेंट होता है, एक बड़ा सा पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है सेल का, जो बीच में होता है, उसको हम क्या नाम दिए थे? न्यूक्लियस। इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होता है, उस एसिड को हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दें कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जाता है, उस एसिड को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो कि सिंपल सी बातें हैं, ये एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इस एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। यह न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप सुने होंगे, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या है? तो एक प्रकार का एसिड है। और किस टाइप का एसिड है? न्यूक्लिक एसिड है, जो किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो यह सेल के बीच में होता है। सेल का एक कंपोनेंट है, सेल का एक भाग है। अब देखिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बारे में आपसे परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम इन सवालों के बारे में जानने का प्रयास करें कि डीएनए और आरएनए से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएनए और एक न्यूक्लिक एसिड का नाम हो गया यहां पर आरएनए। अब सबसे पहले आपसे पूछा यह जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है? और हम लोग ये कई बार पढ़े होंगे, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में इसका यही नाम हो जाएगा। एसिड के जगह पर यहां केवल अम्ल कर देंगे, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दोनों एक प्रकार का एसिड हो गया। किस टाइप का एसिड? न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब यदि आप कभी देखे होंगे तो डीएनए के स्ट्रक्चर को आपने विद्यालय वगैरह में या किसी बुक वगैरह में ऐसे बना हुआ देखा होगा आपने। तो इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा है।
ऐसे देखे होंगे। तो ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और इस डीएनए के मॉडल को जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, जिस वैज्ञानिक द्वारा डीएनए के मॉडल को सबसे पहले दिया गया, उसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक दो वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था। यानी कि डीएनए के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने यह बताया था कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित संरचना है, डबल हेलिक्स। यह कैसा होता है? तो यह डबल हेलिक्स होता है। यहां पर देखें, एक स्टैंड ये हो गया इसका, एक स्टैंड ये हो गया इसका। तो इस डबल हेलिक्स संरचना के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था, उस वैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं? वाटसन एंड क्रिक। द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए आप देखे होंगे, आरएनए आप सिंगल हेलिक्स में ऐसे बना लीजिए या फिर इसको ऐसे बना लीजिए। ये सिंगल होता है, इसमें डबल वाली स्थिति नहीं होती है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। और इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम परीक्षाओं में कभी कभी पूछा गया है और इसके बारे में अधिकांश बच्चों को पता भी नहीं रहता है। तो इनका नाम है फ्रेडरिक मीसर। इनके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने सूचना दिया था, उस वैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं? फ्रेडरिक मीसर कहते हैं, जिन्होंने बताया था कि यह सिंगल हेलिक्स संरचना है। आरएनए कैसा होता है? तो सिंगल हेलिक्स संरचना। और ये डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स संरचना। अब देखिए, आप कभी कभी इस डीएनए के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ डीएनए के अंदर देखे होंगे, डबल हेलिक्स में ऐसा लिखा रहता है, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इस टाइप से आपने डीएनए के अंदर लिखा हुआ पाया होगा किसी बुक के अंदर। अब ये जो है ए डबल बॉन्ड टी या सी ट्रिपल बॉन्ड जी जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ये किन बातों को बता रहा है? तो सबसे पहले आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि इसमें ये क्या है और ये क्या है। यहां पर ए डबल बॉन्ड टी के साथ और सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये किस टाइप का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो याद रखेंगे कि ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस टाइप का बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे यह प्रश्न पूछें कि डीएनए में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो डीएनए के अंदर कौन सा बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। चाहे वो डबल वाला भी हो या ट्रिपल वाला हो, दोनों का दोनों कैसा बंधन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसमें ए टी और सी जी का मतलब क्या होता है? ए टी सी जी, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजेनियस बेस, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजेनियस बेस। और कितने नाइट्रोजेनियस बेस होता है इसके अंदर? तो इसमें 4 टाइप का नाइट्रोजेनियस बेस होता है। डीएनए के अंदर 4 प्रकार का नाइट्रोजेनियस बेस होता है, इसको नाइट्रोजेनियस बेस कहते हैं। और ये कितने टाइप का नाइट्रोजेनियस होता है? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है, ए से हो गया एडिनोसिन, एडिनोसिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, साइटोसिन और जी गुआनिन, गुआनिन। तो ये 4 प्रकार का नाइट्रोजेनियस बेस हो गया, ए एडिनोसिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन और जी गुआनिन। ये 4 टाइप के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जाएगा डीएनए के अंदर ए का
हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होता है? तो ए का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होता है? थाइमिन के साथ होता है। और किस प्रकार का बंध होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, यह डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एडिनोसिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। इसको एकदम ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब यहां पर देखें, अब यहां पर आरएनए के अंदर क्या होता है? तो आरएनए में चूंकि सिंगल हेलिक्स ही होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन पाए जाते हैं? तो ए डबल बॉन्ड यू और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी कि जो ए नाइट्रोजनियस बेस है, जो सी नाइट्रोजनियस बेस है और जो जी नाइट्रोजनियस बेस है, ये दोनों में सेम होते हैं, यानी डीएनए में भी और आरएनए में भी। अंतर कहां पड़ता है? तो ए जहां डबल बॉन्ड टी के साथ जुड़ा होता है डीएनए में, यानी एडिनोसिन का डबल बॉन्ड किसके साथ होता है? थाइमिन के साथ होता है, लेकिन यहां पर एडिनोसिन का डबल बॉन्ड यूरासिल से होता है, यूरासिल से होता है। तो यही आपको अंतर पूछेगा कि यूरासिल नाइट्रोजनियस बेस किस में पाया जाता है? यूरासिल नाइट्रोजनियस बेस किस में पाया जाता है? तो यह आरएनए में पाया जाता है। यूरासिल नाइट्रोजनियस बेस आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमिन नाइट्रोजनियस बेस किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। उसी प्रकार से आपका पूछ देगा क्वेश्चन क्या, यूरासिल नाइट्रोजनियस बेस किसके साथ जुड़ा रहता है? तो एडिनोसिन के साथ। या फिर पूछेगा कि थाइमिन नाइट्रोजनियस बेस, तो यह एडिनोसिन के साथ जुड़ा होता है। बस यही अंतर यहां पर है, यही दोनों में अंतर है। अब यहां पर देखिए, ये डीएनए के बारे में जो मैंने बताया, ये तो आपका हो गया सेल। इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो यहां पर क्या है जी? यहां पर है डीएनए और आरएनए। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, इस न्यूक्लियस के अलावा डीएनए सेल के और किस कंपोनेंट के पास होता है? तो याद रखिएगा कि यह डीएनए सेल के 2 कंपोनेंट के पास होता है। एक तो हमने पढ़ लिया कि एक होता है न्यूक्लियस के अंदर और दूसरा यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। आप सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और डीएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अलावे और यह कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, जहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस के अलावे कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसी प्रकार से पूछा जाए कि आरएनए, एक तो आप पढ़ लिए कि आरएनए भी कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में, ये तो न्यूक्लियस में पाया ही जाएगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि आरएनए न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है? सेल के और किस कंपोनेंट के पास ये पाया जाता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये आपका हो गया सेल, ये हो गया सेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस हो गया, और मैंने बताया था ये कि ये जो बाहरी पार्ट है, ये जो बाहरी पार्ट है, इसको हम क्या देते हैं नाम? सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है। ये पूरे सेल के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। इस हम फ्लूइड को कहते हैं, इस द्रव को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ध्यान देंगे यहां पर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब यहां पर क्या होता है? कोशिका से, और प्लाज्मा का यह मतलब यहां पर होता है द्रव से। तो इसको हम हिंदी में क्या नाम रखेंगे? कोशिका द्रव। इसको हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव, यानी कोशिका द्रव सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो यहां पर
ये आरएनए न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है? तो यह न्यूक्लियस के अलावे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। याद रखेंगे कि डीएनए एक न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस के अलावे और कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया डीएनए की संरचना के बारे में। अब आपसे पूछें कि इस डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए क्या करता है? आप एक टर्म का नाम सुने होंगे, जेनेटिक। सुने हैं ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी। आप सुने होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। तो ये डीएनए वर्क क्या करता है? तो डीएनए का काम है जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जाना। तो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल को ढोने का काम करता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल को ढोने का काम कैसे करता है उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल हुआ और मैंने बताया कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये है आपका डीएनए। ये डीएनए। अब देखिएगा, इस डीएनए के ऊपर होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे आप। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? तो जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है, यानी अंडा जब जर्मिनेट हो जाता है, तो अंडे के जर्मिनेट होने के बाद वो जेंडर क्या बनेगा, मतलब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये जेंडर डिसाइड करने का काम कर देता है कौन? क्रोमोसोम। जेंडर डिसाइड करने का काम क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर होता है। ठीक है ना, ये डीएनए हो गया और इस डीएनए के ऊपर है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ने क्या डिसाइड किया? क्रोमोसोम ने ये डिसाइड किया कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। जो भी अंडा निषेचित हुआ है वो निषेचित अंडा लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। उस क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जीन। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। अब ये जीन क्या करते हैं? ये जेनेटिक कैरेक्टर को ढोने का काम करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर ढोने का मतलब ये हो गया कि जैसे मम्मी पापा के जो गुण हैं वो गुण उनके बच्चों तक ले जाने का काम करना। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी बच्चे का जो कलर होता है, ये आपको चमड़े का कलर हो गया, शरीर का रंग जो हो गया वो पापा पे कलर गया है या मम्मी पे कलर गया है। बालों का जो रंग है वो मम्मी पे गया या पापा पे गया। आँखों का जो रंग है वो मम्मी पे गया या पापा पे गया। यानी कि मम्मी पापा के जो भी गुण होंगे उन गुणों को बच्चों तक लाने का काम करता है जीन। ये काम करता है जीन। अक्सर सुनते होंगे कि मेरे में मम्मी वाले जीन हैं, मेरे में पापा वाले जीन हैं। किसी बच्चे के देखते होंगे आँखों का कलर भूरा है, उनके पिता की आँखों का कलर भी भूरा है, तो उनके भूरे कलर वाले जीन बेटे में भूरे कलर वाले जीन को दे दिए, तो उनके भी आँखों का कलर कैसा हो गया? भूरा हो गया। तो जीन जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम किए। उसी प्रकार से क्रोमोसोम ये तय कर दिए कि वो जो निषेचित अंडा है वो निषेचित अंडा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो ये पूरे जीन को और यहाँ तक कि क्रोमोसोम को पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र कराने का काम कर देता है कौन? डीएनए। इसीलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे किसी का डीएनए टेस्ट वगैरह के बारे में कि फलाना व्यक्ति का डीएनए टेस्ट किया गया, तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से हम माता पिता के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनके माता पिता असल में वो है कि नहीं है, या फिर जो बच्चा है वो उनके माता पिता का वो संतान है कि नहीं है। इस डीएनए के माध्यम से मालूम चल जाता है। आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट भारत में हैदराबाद में है। तो डीएनए टेस्ट में हमको ये मालूम चल जाता है कि वो बच्चा पिता के गुणों को अपने अंदर लाया है कि नहीं।
क्योंकि उसके अंदर ही जीन आए होंगे, माता पिता वाले ही क्रोमोसोम आए होंगे। तो इस प्रकार का जो पूरा जेनेटिक मटेरियल ढूंढने का काम कर दिया डीएनए, उससे आपको जानकारी मिल सकती है कि वास्तव में उसका बेटा है कि नहीं। जैसे आप सुनते होंगे कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उसको अपने औलाद के बारे में पता है कि हमारे यह 1 या 2 औलाद है, लेकिन 60, 70 साल, 80 साल का एज आपको हो गया और इस एज में अचानक कहीं से कोई र्यूमर आ गया आपके सामने मीडिया के माध्यम से या फिर किसी अन्य स्रोत के माध्यम से कि फलाना व्यक्ति के द्वारा यह आपके ऊपर एक आरोप तय किया गया है कि ये हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। इसको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ यदि आप डीएनए टेस्ट करा लें तो। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ी हस्ती है और अचानक इतने साल 50-60 साल तक आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा, कोई आज तक बच्चा हुआ नहीं, और 60 साल 70 साल के एज में आपके सामने क्या आ गया, मीडिया के सामने बातें कि उनका बेटा होने का दावा किया गया। अब राह चलते तो किसी को कोई अपना बाप बना नहीं लेगा, किसी को अपना मम्मी बना नहीं लेगा, ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। अब बड़ी हस्ती है तो भाई मीडिया वाले भी तो आपके पास पहुँचेंगे, कहें भाई क्या सच्चाई है, आप बयां कीजिए, आपके ऊपर आज तक किसी प्रकार का लांछना लगा नहीं था, ऐसे बातें कभी आई नहीं थी, अचानक इसने आपके बेटे होने का दावा कर दिया। अब बड़ा हस्ती है, उसको मालूम है कि हाँ भाई रियलिटी तो क्या है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस बात को किसी से कहा नहीं, कोई जाना नहीं, अचानक ऐसा बॉन्डर हमारे सामने आ गया तो पहले ही हिचकिचाएगा, नहीं अपना डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे, ये गलत बातें हैं। लेकिन वो बच्चा अगर जिद पड़ जाए कि नहीं ये मेरे पापा है तो है, बस मैं यही जानता हूँ कि यही है, और उस स्थिति में अगर डीएनए टेस्ट करा दिया जाए, मालूम चले कि भाई बात तो सही निकली, आपके जेनेटिक मटेरियल को आपके पुत्र तक बिल्कुल लेकर गया है, वो आपके वाले जिन बेटे में मिल गए। अब मालूम चला कि भाई 80 साल की एज में आपके ऊपर वो आरोप लग गया जो आप कभी सोचे ही नहीं थे, लेकिन हाँ आपको तो पता है, और अब समाज को भी पता हो गया कि भाई आपने ज़रूर कुछ ऐसी गलतियाँ उस वक्त में की होगी जो वक्त गलतियों का ही होता है, लेकिन आपने उस गलती को छुपाया। तो डीएनए बहुत कुछ बातों को बता सकता है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आरएनए का काम क्या है। सबसे पहले आर का मतलब यहाँ पर देखिए क्या बना, यहाँ पर दिख रहे हैं आप आर, तो आर से यहाँ पर राइबोस तो हुआ है, यहाँ पर राइबो भी हो सकता है और यहाँ पर राइबोसोम भी हो सकता है। तो आपको बायोलॉजी में कहीं भी राइबोज मिले, राइबो मिले या राइबोसोम मिले, इसका मतलब आप हमेशा याद रखेंगे प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो ये आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है कौन? आरएनए। इसीलिए हम इस आरएनए में यहां पर आर का मतलब बताए कि आर का मतलब यहां पर राइबोस से होगा, राइबो से भी होगा और राइबोसोम से भी होगा, और इस तीनों टर्म का एक ही मतलब होता है क्या? प्रोटीन। यानी आरएनए प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी प्रोटीन की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। जो हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन में प्रोटीन भी होता है, और भोजन में साथ साथ लिपिड्स भी होता है, यानी कि फैट्स भी होता है, वसा भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड्स भी है। मैं केवल पहले प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोटीन के बारे में समझिए, तीनों के तीनों एनर्जी मॉलिक्यूल है, तीनों से हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए सेल को वर्क करने के लिए, और इस एनर्जी को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ये आरएनए प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो उससे कोशिका को एनर्जी मिलेगा, कोशिका को एनर्जी मिलेगा तो सारे सेल के जो कंपोनेंट होंगे वो सारा वर्क करेंगे। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में तीनों के तीनों एनर्जी मॉलिक्यूल है। मैं सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर की अगर बात की जाए तो हमारे शरीर को बेसिक तरीके से अगर देखिएगा तो टोटल 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 22 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब इस 22 प्रोटीन में याद रखेंगे 12 ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसको हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है, खुद ही संश्लेषित कर लेता है, और 10 टाइप के ऐसे प्रोटीन होते हैं, 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं, अर्थात जब हम भोजन करेंगे तो डाइट के माध्यम से हमको वो चीज़ें मिलेगी। तो हमारी बॉडी को 22 प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है,
और उस 22 प्रकार के प्रोटीन में हमको 12 प्रोटीन तो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, लेकिन 10 प्रकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको हमको भोजन के रूप में लेना पड़ता है। जैसे आप सुने होंगे, जब हम दूध पीते हैं तो हमको केसिन प्रोटीन मिल जाता है, अंडा खाते हैं तो एल्बुमिन मिल जाता है, गाजर खाते हैं तो कैरोटीन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन हुए 10 प्रकार के जो हम बाहर से ले, लेकिन 12 टाइप के ऐसे प्रोटीन हैं जिसको हमने शरीर के अंदर ही बना लिया, उसको बाहर से डाइट के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने कभी सुना है क्या कि कोलेजिन जो चमड़े में पाया जाता है, उस कोलेजिन प्रोटीन को भी हम बाहर से खाने के रूप में लेते हैं? ऐसा कभी नहीं करते। वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो 12 प्रकार के जो प्रोटीन बनते हैं, इस 12 प्रकार के प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। और जब ये प्रोटीन बनाएगा तो 12 प्रकार के प्रोटीन तो हमारे शरीर के अंदर बन गए जो एनर्जी देने का काम किए। 10 प्रकार के प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बने, उसको हम डाइट के रूप में लेकर उसको भी पूरा कर लिए। तो आरएनए ये प्रोटीन का निर्माण करने का यहाँ पर काम किया। अब यहाँ पर देखें, आरएनए जो होता है वह 3 टाइप का होता है। ये आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ये 22 टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, उस 22 टाइप के प्रोटीन को मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं, प्रोटीन कितने टाइप के हैं, मैं सबका सब नाम वहाँ पे लिखवाऊंगा। यहाँ पर देखें, आरएनए 3 टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए। इस एमआरएनए का मतलब क्या हो गया? तो एम का मतलब यहाँ पर हो गया मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। एक हो गया मैसेंजर आरएनए। एक होता है आरआरएनए, एक हो गया आरआरएनए। तो यहां पर आर का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया था राइबो हो, राइबोज हो या राइबोसोम हो। तो एक हो गया राइबो आरएनए और एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब यहां पर क्या समझेंगे? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब देखिए यहां पर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, प्रोटीन आरएनए। राइबो का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रोटीन। और ट्रांसफर का मतलब हो गया वो आरएनए जो प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम किया। अब ये 3 टाइप के जो आरएनए होते हैं, इस तीनों टाइप के आरएनए का मतलब यहां पर समझिए क्या होता है। देखिए, एमआरएनए का काम है कि सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो, साइटोप्लाज्म हो, या फिर लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं, उस सभी कंपोनेंट को वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। प्रोटीन एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है? आरएनए में हो रहा है। अब ये आरएनए जो एमआरएनए होता है, यह प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज लेकर पहुंचाता है किसके पास? आरएनए के पास। ये क्या नॉलेज लेकर पहुंचाता है कि सेल के किस कंपोनेंट के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, न्यूक्लियस के पास, साइटोप्लाज्म के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, गोल्जी काय के पास, किसके पास कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितनी उसको रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी उसको चाहिए, इस सूचना को लेकर पहुंचाएगा किसके पास? आरआरएनए के पास। ये सूचना पहुंचाने का काम कौन किया? एमआरएनए, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा गया। अब ये जब सूचना लेकर पहुंचा कि हाँ इतना एनर्जी इस मॉलिक्यूल को चाहिए, इतना एनर्जी इस मॉलिक्यूल को चाहिए, इतने प्रोटीन की आवश्यकता इस मॉलिक्यूल को है, तो उतना एनर्जी यानी उतना प्रोटीन बनाने का काम अब करेगा कौन? आरएनए। जितना सूचना पहुंचा उतना आरआरएनए ने क्या किया? एनर्जी निर्माण कर दिया, प्रोटीन का निर्माण कर दिया। अब ये उतना तो बना दिया, अब जितना ये बनाया, अब किसके पास कितनी ज़रूरत थी उसको उतना उसके पास पहुंचाने का आप काम करेगा कौन? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो एक ने क्या किया? सेल की किस कंपोनेंट के पास कितनी एनर्जी चाहिए, इसका मैसेज किसके पास लाया? आरएनए के पास आया। आरआरएनए ने उतना ही एनर्जी बना दिया और टीआरएनए उस कंपोनेंट के पास पहुंचा दिया। तो ये काम कौन किया? टीआरएनए। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इसमें मेन आरएनए कौन है? 3 टाइप के जो आरएनए इसमें मेन कौन है? तो मेन इसका काम क्या है? आरएनए का प्रोटीन निर्माण करना, और प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? आरआरएनए। इसीलिए इसको कहा जाता है मेन आरएनए, मेन आरएनए। और मेन तो है ही, साथ ही याद रखिएगा कि यह सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, यानी कि सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? तो यह भी याद रखिएगा, आरआरएनए। तो अगले क्लास में अब फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए
अगले इसके कोशिकीय अंगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखकर आप ढंग से इसको कंठस्थ करने का प्रयास करें और वीडियो को आप लगातार दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।